मेरा नमस्कार। मेरे YouTube चैनल हिस्ट्री बाय विशाल सोलंकी में आप सभी का स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से मैंने जो वीडियो डाले हैं उन वीडियो में आप लोगों ने काफ़ी जनों ने सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, शेयर किया है। आगे मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसी प्रकार मेरे साथ ये संबंध बनाए रखेंगे। उम्मीद है मैंने जो भी पहले वीडियो डाले हैं उन सभी वीडियो से आपको इतिहास से संबंधित कुछ अच्छी जानकारी मिल गई होगी। आज मैं जो टॉपिक लेकर आ रहा हूँ वो टॉपिक आपको सामान्य किताबों में बहुत कम देखने को मिलेगा। मुख्य रूप से जो बड़ी परीक्षाएं हैं, नेट की है या आरएस की है, आईएएस की है, राजस्थान सरकार संबंधित जो बड़ी एग्जाम्स है, उन सभी एग्जाम्स में इससे संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए पिछले वीडियो की अपेक्षा आज का जो चैप्टर है वो चैप्टर और बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छी जानकारी आपको आज के वीडियो में देखने को मिलेगी। आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूँ मुगल कालीन पुरालेखीय दस्तावेज, आर्काइवल डॉक्यूमेंट्स। क्योंकि मैं बीकानेर से हूँ तो बीकानेर संबंधित एक जानकारी आपको दे दूँ कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय भी बीकानेर में है और मध्यकाल में जो भी दस्तावेज है मुगल काल से संबंधित है या राजपूतों से संबंधित है, वो सभी दस्तावेज राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में बहुत अच्छे ढंग से रखा गया है। जो भी रिसर्चर है, शोधार्थी है या एमफिल या पीएचडी कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर मध्यकालीन इतिहास से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर आपको मिल सकती है। और इसी अभिलेखीय जानकारी को लेकर, आर्काइवल इंफॉर्मेशन को लेकर आज मैं अपना टॉपिक लेकर आया हूँ। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। क्योंकि 1526 ईस्वी में भारत में मुगल शासन शुरू हो चुका था। वास्तविक रूप में देखा जाए तो अकबर ने राजपूत राज्यों के साथ बहुत अच्छे संबंध बनाने का प्रयास किए थे, जिसमें बीकानेर, जोधपुर या दूसरे जितने भी स्टेट हैं उन सभी के साथ उसके संबंध अच्छे रहे थे। मुगल शासकों और राजपूत राज्यों के बीच जो भी संबंध रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक रहे हैं, वैवाहिक रहे हैं, प्रशासनिक रहे हैं, उन सभी संबंधों की रूपरेखा इन्हीं आर्काइवल डॉक्यूमेंट्स में ही देखी जा सकती है। तो आज हम पढ़ेंगे कि मुगल दरबार, क्योंकि मुगल दरबार फारसी दरबार था, फारस में जिस प्रकार की दरबारी व्यवस्थाएं थी वैसी ही दरबारी व्यवस्थाएं मुगलों ने भारत में भी स्थापित करने का प्रयास किया था। तो आपको कुछ एक शब्द ऐसे सुनने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे जो फारसी भाषा के हैं, लेकिन वास्तविक रूप में इन शब्दों का वास्तविक अर्थ क्या है। और ये जो दस्तावेज बनाए जाते थे, जो डॉक्यूमेंट्स होते थे, ये दस्तावेज हिस्ट्री में प्राइमरी सोर्सेज के रूप में यूज किए जाते हैं। प्राइमरी सोर्सेज क्या है, सेकेंडरी सोर्सेज क्या है, इससे संबंधित हम कभी और इससे संबंधित टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज हम पढ़ेंगे मुगल काल में जो दरबारी दस्तावेज होते थे, कोर्ट डॉक्यूमेंट्स होते थे, आर्काइवल डॉक्यूमेंट्स होते थे, वो कौन कौन से थे, इनका महत्व क्या होता था, इनका अर्थ क्या होता था, इनको किस रूप में यूज किया जाता था। तो देखते हैं आज हम मुगल कालीन पुरालेख या आर्काइवल डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन से ऐसे पुरालेख आते हैं जो वास्तव में इतिहास के विद्यार्थी के लिए इन सभी चीजों को जानना बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इनमें सबसे पहला आता है खरीता, क्योंकि अधिकांश शब्द जो आप देखेंगे वो अधिकांश शब्द फारसी भाषा से लिए हुए हैं। खरीता के बारे में आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि मैंने 99 में एमफिल की थी और उस एमफिल में मेरा जो रिसर्च टॉपिक था वह रिसर्च टॉपिक भी खरीता था। खरीता का वास्तविक अर्थ होता है शासकीय पत्र व्यवहार। दो राजाओं या दो शासकों के बीच होने वाला जो पत्र व्यवहार होता था, उस पत्र व्यवहार को खरीता कहा जाता था। मैंने जो रिसर्च की थी वो रिसर्च जयपुर राजघराने और करौली राजघराने के बीच जो राजाओं के बीच आपस में पत्र व्यवहार होते थे, उन सभी पत्र व्यवहारों पर मैंने रिसर्च किया था। और इन पत्र व्यवहारों को ही एक राजा के द्वारा दूसरे राजा को जो पत्र भेजे जाते थे, उन पत्रों को खरीता कहा जाता था। आज भी आप यदि बीकानेर में कभी आना हो, बीकानेर में जो मेरे स्टूडेंट्स है या मेरे साथी है वो तो यहाँ की सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। जो बीकानेर के बाहर के हैं उनके लिए बीकानेर अभिलेखागार उनके रिसर्च के लिए
बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। खरीता, जिसके दो राजाओं के बीच होने वाले पत्र व्यवहार खरीता कहलाते थे। दूसरा है फरमान। कई बार आपने शब्द सुना होगा कि तुगलकी फरमान। फरमान का मतलब होता है आदेश। फरमान भी फारसी भाषा का शब्द है जिसका वास्तविक अर्थ होता है आदेश। बादशाहों के द्वारा या शासकों के द्वारा सामान्य जनता के लिए जो आदेश जारी किए जाते थे, पब्लिक ऑर्डर्स, सार्वजनिक आदेश जो होते थे, उन सार्वजनिक आदेशों को फरमान कहा जाता था। इसके साथ साथ मुगल शासकों के द्वारा अपने मनसबदारों को जो आदेश दिए जाते थे, मनसबदार क्या है तो आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे, मनसबदार को जो आदेश दिए जाते थे वो आदेश भी फरमान ही कहलाते थे। तो सार्वजनिक आदेश और मनसबदारों को दिए जाने वाले आदेश फरमान कहलाते थे। आगे ध्यान रखिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी इसमें। इससे संबंधित जानकारी आपको YouTube पर भी बहुत कम वीडियो में मिलेगी, सामान्य किताबों में इससे संबंधित जानकारी नहीं मिलेगी। ये मेनली जो रिसर्च करने वाले स्टूडेंट है या बड़े एग्जाम दे रहे हैं RS और के या नेट के एग्जाम दे रहे हैं या कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है सियाह हुजूर। सियाह हुजूर होते थे कि बादशाह का जो शाही परिवार होता था, उस शाही परिवार का जो प्रतिदिन का खर्च होता था या मासिक खर्च होता था या वार्षिक खर्च होता था, उस खर्च की सारी जानकारी जिस दस्तावेज में लिखी जाती थी, उस दस्तावेज को सियाह हुजूर के नाम से जाना जाता है। तो शाही परिवार के खर्च की जानकारी देने वाला दस्तावेज सियाह हुजूर कहलाता है। अगला है मंसूर। अधिकांश शब्द आपको फारसी भाषा के मिलेंगे। मंसूर क्या होता था? मंसूर भी एक प्रकार का आदेश होता था, लेकिन यह आदेश शहजादे के द्वारा दिया जाता था। बादशाह का जो बेटा होता था, उस बादशाह के बेटे शहजादे के द्वारा यह आदेश जारी किया जाता था, लेकिन उस आदेश जारी करते समय बादशाह की उपस्थिति आवश्यक होती थी। यानी कि शहजादा अकेले में यह आदेश जारी नहीं कर सकता था। जब दरबार चल रहा होता था, तब चलते हुए दरबार में बादशाह की उपस्थिति में शहजादे के द्वारा जो आदेश जारी किए जाते थे, उन आदेशों को मंसूर कहा जाता था। अगला है वकील रिपोर्ट्स। बहुत महत्वपूर्ण है। जो राजस्थान के एग्जाम से संबंधित जो तैयारियां कर रहे हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है। वकील रिपोर्ट्स वो होती थी जो कि मुगलों और राजपूतों के संबंध लगभग अच्छे रहे थे। राजपूत शासकों के द्वारा अपने प्रतिनिधि के रूप में या अपने राजदूत के रूप में मुगल दरबार में जो प्रतिनिधि नियुक्त किए जाते थे, उन प्रतिनिधियों को ही वकील कहा जाता था। ये वकील मुगल दरबार में बैठकर उनके राज्य से संबंधित जो भी जानकारियां होती थी, वो जानकारियां दरबार में प्राप्त करते थे और उन्हीं जानकारियों को वो एक रिपोर्ट के रूप में अपने राजा को प्रेषित करते थे। तो राजपूत राजाओं के प्रतिनिधि के रूप में दरबार में होने वाली घटनाओं की जानकारी से संबंधित जो रिपोर्ट होती थी, वो रिपोर्ट उन वकीलों के द्वारा, उन प्रतिनिधियों के द्वारा अपने राजा को भेजी जाती थी। उन रिपोर्ट्स को वकील रिपोर्ट्स कहा जाता था। अगला है परवाना। परवाना भी फारसी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है बादशाह द्वारा अधीनस्थों को भेजा जाने वाला आदेश। बादशाह के अधीन जो भी मंत्री है, जो भी अधिकारी है या जो भी कर्मचारी है, उन सभी को बादशाह के द्वारा जो आदेश प्रेषित किए जाते थे, किसी भी प्रकार के आदेश हो सकते थे, उन भेजे गए आदेशों को ही परवाना कहा जाता था। अगला सनद। कई बार आप सामान्य अखबारों में पढ़ते होंगे या कोई ऐसा आपने कोई पुरानी किताब पढ़ ली, उसमें लिखा आता होगा ताकि सनद रहे। तो ये भी अरबी फारसी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ है बादशाह के द्वारा जागीरदारों को दी जाने वाली स्वीकृति का आदेश। बादशाह द्वारा जागीरों को जो भी स्वीकृति दी जाती थी किसी भी काम के लिए, किसी जागीर, कोई जागीर उसको दे दी गई है या जागीर में कोई सामान उसको दिया जा रहा है, तो उन सभी की जो एक्सेप्टेंस होती थी, उन सभी की जो स्वीकृति होती थी, उस स्वीकृति से संबंधित जो आदेश जारी किए जाते थे, उन आदेशों को सनद कहा जाता था।
अगला है दस्तूर कौमवार, ये भी महत्वपूर्ण है, कई बार RS और में एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि दस्तूर कौमवार क्या है। दस्तूर कौमवार होता था मुगल दरबार में जितने भी अधिकारी या कर्मचारी काम कर रहे हैं उन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का व्यक्तिगत विवरण लिखा जाता था। जैसे अधिकारियों कर्मचारियों का नाम, उनकी जाति, उनका वर्ग, इनसे संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां जिसमें लिखी जाती थी, उस दस्तावेज को या उस डॉक्यूमेंट को दस्तूर कौमवार कहा जाता था। अगला है तोजी रिकॉर्ड। दरबार के अलावा जो शाही परिवार होते थे उन शाही परिवारों का जो दैनिक खर्च होता था, राजा का या बादशाह का या राज परिवार का, उस दैनिक खर्च का विवरण इसमें लिखा जाता था। तो खान पान का है, रहन सहन का है, वेशभूषा का है या और कोई भी ऐसे संबंधित जो भी खर्च हुआ है, वो सारा खर्च जिसमें रिपोर्ट तैयार की जाती थी उसको तोजी रिकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। शिया हुजूर में शाही परिवार के वार्षिक खर्च की जानकारी दी जाती थी और तोजी रिकॉर्ड में उनका जो दैनिक खर्च होता था, डेली एक्सपेंसेस जो होते थे, उन सभी को रिकॉर्ड रखा जाता था, उसे तोजी रिकॉर्ड कहा जाता है। अगला है अर्जदाश्त। मुगल दरबार में या राजपूत राज्यों में अधिकारियों के द्वारा अपने नीचे काम करने वाले कर्मचारी को जो पत्र प्रेषित किए जाते थे उन पत्रों को अर्जदाश्त कहा जाता था। अर्ज का मतलब क्या हो गया? विनती, विनय करना या प्रार्थना करना। तो एक प्रकार से ये प्रार्थना पत्र होते थे जो अधिकारियों के द्वारा अपने कर्मचारियों को प्रेषित किए जाते थे। उन पत्रों को अर्जदाश्त के नाम से जाना जाता था। अगला है हकीकत बही। मुख्य रूप से ये मुगल दरबार में और राजपूत राज्यों में इससे संबंधित दस्तावेज बहुत अधिक लिखे जाते थे। हकीकत बही का मतलब होता था कि राजा का जो दैनिक खर्च है, पर्टिकुलर राजा का, राज परिवार का नहीं, राजा का जो दैनिक खर्च है उस दैनिक खर्च की जानकारी, इसके अलावा उस राजा के किन किन रानियों से, किस राज्य की राजकुमारी से विवाह हुआ है, तो उस राजा के विवाह संबंधों की जानकारी भी जिसमें लिखी जाती थी उसको हकीकत बही के नाम से जाना जाता है। अगला है हुकूमत बही। राजा के द्वारा जो भी राज्यादेश निकाले जाते थे, जो भी आदेश निकाले जाते थे, उन आदेशों की एक प्रतिलिपि तैयार की जाती थी, एक डुप्लीकेट कॉपी तैयार की जाती थी। उस डुप्लीकेट कॉपी को जिस डॉक्यूमेंट में सेफ रखा जाता था उसको हुकूमत बही के नाम से जाना जाता है। एक ओरिजिनल ऑर्डर निकलता था और इसके साथ साथ दूसरा एक डुप्लीकेट कॉपी तैयार की जाती थी। ओरिजिनल ऑर्डर फॉरवर्ड कर दिया जाता था और उसी की डुप्लीकेट कॉपी रिकॉर्ड में रख ली जाती थी। तो डुप्लीकेट कॉपी को रखने वाले जो दस्तावेज है उस दस्तावेज को हुकूमत बही कहा जाता है। अगला है हाजिरी बही। नाम से स्पष्ट है, अटेंडेंस, हाजिरी। मुख्य रूप से मुगल काल में जागीरदारों और मनसबदारों को कुछ सैनिक और कुछ घोड़े रखने के लिए आदेश जारी किए जाते थे। उन सैनिकों का हुलिया नोट करने और उन घोड़ों की जानकारी से संबंधित एक रजिस्टर तैयार किया जाता था। उस रजिस्टर को ही हाजिरी बही के नाम से जाना जाता है। सैनिकों के हुलिया नोट जिसमें होता था और घोड़ों की जानकारी जिसमें होती थी। कई बार इनकी उपस्थिति, इनकी अटेंडेंस के लिए जो रजिस्टर तैयार किए जाते थे उन रजिस्टर को ही हाजिरी बही के नाम से जाना जाता था। अगला है कमठाना बही। ये भी नाम से स्पष्ट है, कमठाना, यानी कि किसी न किसी प्रकार की इमारत, किसी महल, किसी सार्वजनिक स्थान, किसी धर्मशाला, किसी सराय का निर्माण जो दरबार के द्वारा कराया जा रहा है उससे संबंधित जो भी खर्च लिखे जाते थे उस खर्च को कमठाना बही में नोट किया जाता था। चाहे महल बन रहा है, इमारत बन रही है, धर्मशाला बन रही है या सराय बन रही है या और कोई भी सार्वजनिक स्थान बन रहा है जो दरबार के द्वारा या सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है, उससे संबंधित जो रिकॉर्ड लिखा जाता था, जिसमें मजदूरों का रिकॉर्ड भी लिखा जाता था, कितनी मजदूरी लगी है, कितना खर्च हुआ है, उससे संबंधित
सारे खर्च की जानकारी जिसमें लिखी जाती थी उसे कमठाना बही के नाम से जाना जाता है। अगला है वाकया। राजा और राज परिवार के लोगों की जो दैनिक गतिविधियां होती थी कि सुबह इतने बजे उठेंगे, बाद में दरबार में जाएंगे, या दूसरे बेगम है या ये काम करेंगे इतने बजे, उनके खाने का टाइम होता था, उनके घूमने फिरने का टाइम होता था, उनके दरबार में बैठने का टाइम होता था, या अन्य कोई गतिविधि होती थी, वो सारी की सारी गतिविधियां जिस डॉक्यूमेंट में रिकॉर्ड की जाती थी उस डॉक्यूमेंट को वाकया के नाम से जाना जाता है। राजा और शाही परिवार की गतिविधियों का विवरण जिसमें लिखा जाता था वह कहलाता था वाकया। अगला है निशान। ये भी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। इस शाही परिवार के किसी सदस्य द्वारा मनसबदार को अपनी मोहर सहित जारी आदेश। मनसबदार जो मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण स्तंभ माने जाते थे, शाही परिवार के किसी भी व्यक्ति के द्वारा मनसबदार को जो आदेश जारी किए जाते थे उन आदेशों में उस शाही परिवार के सदस्य की सील भी होती थी या मुहर भी होती थी। बिना सील या मुहर के आदेश जारी नहीं किए जाते थे। तो शाही परिवार के किसी भी सदस्य के द्वारा अपनी मुहर के साथ मनसबदार को जो आदेश जारी किए जाते थे उन आदेशों को निशान कहा जाता था। यह भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। अगला है रुक्का। कहने की जरूरत नहीं कि इससे संबंधित थोड़ी बहुत जानकारी हमें होती है। रुक्का का मतलब बादशाह के द्वारा अपने अधीनस्थ जो अधिकारी होते थे या जो कर्मचारी होते थे उन अधिकारियों और कर्मचारी को जो पत्र भेजा जाता था उस पत्र को रुक्का कहा जाता था। इसके साथ साथ एक अधिकारी के द्वारा दूसरे अधिकारी को जो पत्र भेजा जा रहा है उस पत्र को भी रुक्का ही कहा जाता था। यह भी एक प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। बादशाह के द्वारा शॉर्ट नोट्स के आधार पर अधिकारियों को आदेश जारी किए जाते थे। एक अधिकारी के द्वारा दूसरे अधिकारी, दूसरे विभाग के अधिकारी को जो आदेश जारी किए जाते थे या जो संदेश जारी किए जाते थे उन सभी को रुक्का कहा जाता था। अगला है हस्बुल हुक्म। शाही परिवार के सदस्य के द्वारा जारी आदेश जिसमें बादशाह की स्वीकृति हो। शाही परिवार के किसी भी सदस्य के द्वारा अधिकारी, कर्मचारी, मनसबदार, जागीरदार, सामंत किसी को भी जो आदेश जारी किए जाते थे शाही परिवार के सदस्य के द्वारा उन आदेशों को हस्बुल हुक्म कहा जाता था। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि उस आदेश में बादशाह की स्वीकृति होना आवश्यक है। निशान और हस्बुल हुक्म यही फर्क है कि निशान में बादशाह की स्वीकृति आवश्यक नहीं होती थी, लेकिन उस शाही परिवार के सदस्य की मुहर आदेश पर लगी होनी आवश्यक होती थी। हस्बुल हुक्म पहले बादशाह से पूछा जाता था आदेश के बारे में। जब बादशाह उस आदेश को स्वीकृत कर देता था तब शाही परिवार का कोई भी सदस्य अपने नाम से किसी भी अधिकारी, कर्मचारी को जो आदेश भेजता था उस आदेश को हस्बुल हुक्म के नाम से जाना जाता था। वैसे तो बहुत से ऐसे दस्तावेज हम देखने पढ़ने को मिलेंगे, लेकिन जितने महत्वपूर्ण दस्तावेज थे वो मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख कर रखे हैं। लास्ट है खत। खत बताने की जरूरत नहीं कि खत क्या होता है। लेटर, पत्र, सामान्य पत्र व्यवहार। सामान्य सार्वजनिक रूप से लोगों के द्वारा एक दूसरे को जो पत्र व्यवहार किए जाते थे या जो नौकरों या कर्मचारियों के द्वारा एक दूसरे को जो पत्र भेजे जाते थे उन पत्रों को ही खत कहा जाता था। तो मुगल कालीन पुरालेख या आर्काइवल डॉक्यूमेंट्स में लगभग 19 प्रकार के जो मुख्य ऐसे तो बहुत है, कम से कम हम सभी पुरालेख दस्तावेजों को देखने बैठे तो कम से कम 100 के करीब जाएंगे, लेकिन जो मुख्य हैं उन सभी मुख्य 19 दस्तावेज को मैं आपके लिए आज लेकर आया था। उम्मीद है आप सभी को आज का चैप्टर बहुत अधिक पसंद आया होगा। आप मेरे YouTube चैनल हिस्ट्री बाय विशाल सोलंकी में जाकर इस वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और YouTube के कमेंट बॉक्स में जाकर आप आज के वीडियो से संबंधित कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।